फुकुओका या मोसा नोबु फुकुओका, है ना, जापान के थे। चलो अब हम पढ़ेंगे जैविक खेती के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे बेटा? कितने सिद्धांत है पता भी है? नहीं पता है? 4 सिद्धांत। लिखो हेडिंग। अरे यार, जैविक खेती के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है पर्यावरण का सिद्धांत, है ना, जिसका वास्तविक नाम क्या है? पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तीसरा है न्याय एवं निष्पक्षता का सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत है सेवा का सिद्धांत। है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। इसका एक और नाम लिखा होगा ना, सेवा का ही लिखा है। अच्छा, तो कुल मिला के चारों सिद्धांत है। अब इसमें से एक ही प्रश्न बनता है कि कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत नहीं है। तो अपने ध्यान रखना है कि अनिष्पक्षता नाम का कोई सिद्धांत नहीं होता है ना। वो क्या करता है, उसको मालूम है कि ये 4 ही सिद्धांत है, बच्चे याद कर लेते हैं, तो क्या लिख देता है? अन्याय एवं अनिष्पक्षता का सिद्धांत। वो नहीं पढ़ पाते अपन, उपरोक्त सभी लगा देते हैं। चले आगे। तो जैविक खेती के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। स्वास्थ्य के सिद्धांत का क्या मतलब है कि जैविक खेती करने से, है ना, किसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन उत्पादों का प्रयोग करने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दूसरा क्या है बेटा? पर्यावरण का सिद्धांत। इससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन जो है वो बना रहता है। और देखो क्या होता है कि जब भी अपन जाने अनजाने में ही सही, पर कभी भी केमिकल्स का जब यूज करते हैं तो जो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट तो मरते ही हैं, नुकसानदायक कीट तो मर जाते हैं, पर बेचारे कितने ही जो नुकसान नहीं करते वो भी मर जाते हैं, है ना। उनका क्या ही लेना देना था। इसको ही कहा गया है न्याय एवं निष्पक्षता का सिद्धांत के जैविक खेती में केवल उन्हीं को हम नियंत्रित करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। और चौथा है सेवा का सिद्धांत कि जैविक खेती करने से आदमी पशुपालन की ओर बढ़ता है, पशु पक्षियों का प्रयोग करता है ना। तो इसका मतलब है कि गौ माता की सेवा हो जाएगी। ठीक है, इसके को विश्वास का सिद्धांत भी लिख रखा है ना। चलो चले आगे। अब अपन देखते हैं कि जैविक खेती से मिलते जुलते कितने नाम, हालांकि ये सब अलग अलग है, पर फिर भी 12th की बुक में सबको एक साथ लिख रखा है ना। तो हेडिंग लिखो जैविक खेती के अन्य नाम। देखो, एक तो होता है जैविक खेती खुद, इसी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसी को हम कहते हैं कार्बनिक खेती। इसी को हम कहते हैं पर्माकल्चर। इसी को हम कहते हैं अग्निहोत्र। इसी को हम कहते हैं ऋषि खेती। एक और होता है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक खेती, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग?
नेचुरल फार्मिंग, और एक होता है JBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये अभी बहुत चल रहा है मार्केट में, है ना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लिख दें, 1 2 बायोडायनामिक खेती या जैव गति की। ये अंग्रेजी पढ़ना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। हाँ, इसको फार्मिंग भी लिख सकते हैं ना, सस्टेनेबल फार्मिंग या टिकाऊ खेती। अच्छा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है, इसके 4 प्रमुख अवयव है। कितने हैं बेटा? 4। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादना और वापसा। और इनके डिटेल भी अपन पढ़ेंगे एंड में, कि जीवामृत कैसे बनाते हैं, बीजामृत कैसे बनाते हैं, वापसा। वापसा का मतलब क्या होता है? नमी। और आच्छादना का मतलब होता है मल्चिंग। देखो, जीवामृत का मतलब होता है खाद, और बीजामृत का मतलब होता है जैव उर्वरक, बीज उपचार के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या है? बीजामृत। वापसा का मतलब नमी हमेशा बनाए रखना है, और आच्छादना मतलब खेत को हमेशा कार्बनिक पदार्थों से ढक के रखना है, खुली धूप में सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं। अभी अपने हिसाब से तो एक ही चीज है, पर इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर कभी कभी हो सकता है। जैसे अपन बात करें प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग, जिसके जनक कौन है? मोसानोबू फुको। पहले लिख लो, फिर समझेंगे आराम से। नो हरी नो वरी। सर, कोर्स कब तक हो जाएगा? देख बेटा, मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में, जल्दी हो जाएगा, ऐसी कोशिश अपन कर रहे हैं। 2 2 लेक्चर लगा रहे हैं इसके चक्कर में, है ना, पूरी तरह से तुम्हारे लिए लगे हुए हैं। अभी वैसे ही 6 7 क्लासें आ रही है, 10 कर देंगे फिर क्या होगा, है ना। अपन कोर्स कम भी नहीं कर सकते कि काट पीट के पढ़ा दो, पूरा ही पढ़ना है, सुपरवाइजर बनना ही है। चलो चले आगे, नहीं चले? वाह, लिखो। ए, अरे यूं मत करे यार, कैसे करते हो रे तुम यार, ऐसे पब्लिक में पता चलेगा तो क्या ही सोचेंगे लोग। हम्म एक बच्चा पूछ रहा है इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आएगा बेटा कि जैविक खेती का अन्य नाम है ना। या ऐसा भी आ सकता है कि जैविक खेती का नाम नहीं है, और अगर उसको प्रश्न बड़ा बनाना रहेगा तो वो 4 5 एक एक लाइन में लिख देगा, इसलिए। ठीक है, चलो लिख लिया। वत्स, चले आगे।
अच्छा, इनमें थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा था तुमको, है ना। देखो, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग, खेती का वह प्रकार जिसमें कारखानों में बने हुए कृत्रिम रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब क्या उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? यार ऐसा अपन पढ़ते हैं कि यूरिया कार्बनिक उर्वरक है, तो क्या यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है? देखो, यूरिया दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक यूरिया और एक कृत्रिम यूरिया। जो कृत्रिम यूरिया बोरियों में मिलता है उसका प्रयोग तो, पर गौमूत्र में जो यूरिया पाया जाता है वो तो उसको गौमूत्र ही कहते हैं, है ना। तो उसका छिड़काव अपन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पादप या जंतु से या प्राकृतिक रूप से बनने वाली चीजें, उनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। वो भी तो रसायन ही है, पर वो प्राकृतिक रसायन है। इसमें कौन से रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं? कृत्रिम रसायन। कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, फफूंदनाशी का, वो जितने भी अपन ने पढ़े खरपतवार में नाशी, उनमें से किसी का प्रयोग भी नहीं करना। अच्छा, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रतिजैविक पदार्थ भी क्या है? कृत्रिम रसायन। अच्छा, हॉर्मोन्स का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। टॉनिक छिड़क सकते हैं? नहीं छिड़क सकते। यहां तक कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवांशिक रूप से उत्परिवर्तित फसलों का प्रयोग भी नहीं करते। मिट्टी कपास, उसको ऑर्गेनिक नहीं माना जाता है ना। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अभी लड़ रहे हैं साइंटिस्ट आपस में, मान ले क्या जा रहा है, अपने बाप का जा रहा है। जो चीज अपन नहीं बनाई वो कहां से ऑर्गेनिक हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है, ये सब लगभग एक जैसे है ना। फिर आता है प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग। इसमें भू परिष्करण भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्रकृति में कौन भू परिष्करण करता है, तो इसमें भू परिष्करण भी वर्जित है ना। भारी यंत्रों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। प्राकृतिक तरीके से जिस प्रकार से पौधे उगते हैं उसी प्रकार से खेती की। जेबीएनएफ ये पूरा डिटेल्ड मॉडल है, सुभाष पालेकर जी ने दिया। किसने दिया? है ना, है तो प्राचीन कालीन, पर उन्होंने ढूंढ ढूंढ के लिखा है अपनी किताब में, इसलिए इसको क्या कहा गया है? जीरो बजट नेचुरल फार्म। बायोडायनामिक खेती, इसका अर्थ क्या है? रूडोल्फ स्टीनर ने पूरी किताब लिखी अपनी, उसमें पूरा अलग अलग तरीके का लिखा। अलग अलग पेड़ों की छालों का प्रयोग, अलग अलग पशुओं का प्रयोग, उनके सींग, हड्डी, खुर, खाल, एवरीथिंग, है ना। तो ये थोड़ी सी अच्छी खेती नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपन बर्दाश्त नहीं करें इंडिया में, है ना। तुम सोचो कि 12 सींगे की आंतों के अंदर अगर कोई पदार्थ भरना, अपन तो नहीं भर पाएंगे, वही भर सकते। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें सब कुछ अलाउड है। सब कुछ का मतलब केमिकल भी डाल सकते हैं, भू परिष्करण भी कर सकते हैं, पर खेती की उत्पादकता को कभी कम नहीं होने देना। मतलब सभी चीजों का प्रयोग संतुलित रूप से करना है। कैसे करना है? तो ऐसी खेती जो लंबे समय तक टिकी रहे वो क्या कहलाती है? देखो, अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब क्या है? जो टिका रहे। तो जो लंबे समय तक बिना गुणों में हास किए बना रहे, उसी गुण को अपन क्या कहते हैं? टिकाऊ। ये किसी देश का गुण भी हो सकता है ना। कोई पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या गुण होना चाहिए, तो ये टिकाऊ होना चाहिए, है ना। अलग अलग गोल होते हैं कंट्री के, जैसे डाइवर्सिटी, सतत विकास, टिकाऊपन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें जो है खुली अर्थव्यवस्था। तो टिकाऊपन का मतलब यह है कि अपन जो भी उन्नति कर रहे हैं देश में वो कैसी होना चाहिए? टिकाऊ होना चाहिए, ठीक है। तो टिकाऊ खेती में अपन यही लिख सकते हैं कि खेती का वह प्रकार जिसमें उत्पादकता को निरंतर बनाए रखते हुए खेती करना है। चाहे आप किसी का भी प्रयोग करो, किसी का भी मत करो, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई। आप अपने विवेक का प्रयोग करो, संतुलित मात्रा में खाद का, उर्वरकों का प्रयोग करो, फसल चक्र अपनाओ, और भूमि की उर्वरता को लंबे समय तक टिकाए रखो। वही है टिकाऊ खेती। चलो, अब ये सब तो अपन ने पढ़ लिया। भारत सरकार ने क्या जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किए? तो लिखो, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए
भारत सरकार के प्रयास। पहला प्रयास किया अप्रैल 2000। जैविक उत्पादन कार्यक्रम हमने चलाया। क्या चलाया है ना? इसका पूरा नाम राष्ट्रीय जैविक खेती उत्पादन कार्यक्रम, एनपीओपी। अच्छा, ये कृषि विभाग को चलाना चाहिए था, किसने चलाया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसीलिए यहीं से प्रश्न पूछता है वो कि राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम किसने चलाया, राष्ट्रीय जैविक कृषि उत्पादन कार्यक्रम किसने चलाया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मतलब कृषि मंत्रालय कर क्या रहा है? पता नहीं क्या ही कर रहा है। फिर जुलाई 2001 4 संस्थाओं को जैविक प्रमाणीकरण का कार्य दिया गया। कौन कौन सी 4 संस्थाएं थी बेटा? चाय, कॉफी, मसाला और एपेडा। चाय बोर्ड अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? टी बोर्ड। कॉफी बोर्ड को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? कॉफी बोर्ड। स्पाइस बोर्ड यानी, और एपेडा। एपेडा तो पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, 1985। नो नाफेड, नाफेड नहीं पढ़ा और एपेडा पढ़ लिया। फिर 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की स्थापना की। कहां की? है ना, अब इसका नाम क्या कर दिया? राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, है ना, जैविक कृषि केंद्र। ये पूछा हुआ भी है ना जेईटी 2021 में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, NCOF की स्थापना गाजियाबाद में की गई, उत्तर प्रदेश। नहीं, नया नहीं, नया आगे लिखाएंगे। नया नाम है राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र, है ना। कल ही देख रहा था मैं इसके बारे में। इतने नाम बदल रही है सरकार, कृषि मंत्रालय खाली नाम ही बदल रहा और कुछ कर ही नहीं रहा, है ना। लिखो नया नाम। पुराना भी आ सकता है और नया भी आ सकता है। क्या आ सकता है? राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र, गाजियाबाद। एक मूवी भी आई थी ना, जिला गाजियाबाद।
गाजियाबाद को सिर्फ गुलाबों की खेती के लिए ही नहीं जाना जाता है। यह भूमि है वीर अब्दुल हमीद की, जिसने 1971 में 3 टैंकों को बिना बंदूक से उड़ा दिया। पढ़ा तुमने बचपन में चैप्टर? नहीं पढ़ा? सच बताओ। चलो लिखो 2015-16 कौन सा प्रोग्राम चला है बेटा? अभी नहीं लिखा? लिखो लिखो। तुम्हारी स्पीड मुझसे भी ज्यादा है। मैं फिर दूसरी विधि से पढ़ाऊंगा तुमको, वो तीर वीर बनाते हैं ना इधर के उधर, वो अच्छी विधि है। मैं रोज यूट्यूब पे देखता हूँ 2-3 टीचर्स के लेक्चर, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, मेरे को कोई लेना देना। वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कौन से बोर्ड है बेटा? 3 है बोर्ड, चाय, कॉफी, मसाला। अब मेरे मौसा जी भी पढ़े ना ये नोट्स, पता नहीं लिखने में क्या ही सिस्टम है। या तो ऐसा लगता है बच्चों को स्पीड स्लो लगती होगी कि यार इतना भी क्या व्यवस्थित लिखना बोर्ड पे। ये हाथ दुखता है शाम को। चलो चले आगे। तो अपन क्या बात कर रहे थे? राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना। अब कुछ जगह खाली 2016 लिखा है ना, इसको ध्यान रखना। और ये किससे संबंधित है? जैविक खेती से। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी योजना जैविक कृषि से संबंधित है। ये लिख ही देता हूं मैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे राजा के बेटे गिना दो तो भी तुम कहते हो कोई शादीशुदा था, इसका क्या सबूत है? फिर नौफरी की स्थापना की। नौफरी क्या है? नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जैविक कृषि। सर आप खेती क्यों नहीं लिख रहे? मेरा मन। कहाँ स्थापना हुई इसकी? गंगटोक सिक्किम। एक ही शहर अच्छा है सिक्किम में। एक और है पोख्योंग सिक्किम। क्या है वहां पे बताओ? ऑर्किड रिसर्च सेंटर है ना। तुम वो पढ़ते नहीं हो? चार्ट वार्ट पढ़ा करो बेटा, उससे क्या है, धार आती है पढ़ाई में। जो आगे चार्ट दे रखे ना, हाँ, धार का मतलब है कि आदमी बिल्कुल फटाफट बताता है कि कहाँ क्या है। यहाँ का अनुसंधान संस्थान का है, याद आया कुछ कुछ? पोख्योंग। वो देश ही अलग है रे यार, है ना। भारत वैसे भी एक देश, कई देशों का समूह गणराज्य है। गणराज्य मतलब जब विभिन्न प्रकार के संस्कृति के लोग रहते हैं। चले आगे? नहीं चले? अच्छा मुझे एक बात बताओ, विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है? सिक्किम। कब देश बनाया उसको? लिखो विश्व का प्रथम जैविक देश। सिक्किम लिख दो। भूटान। उनका बहुत खर्चा आ रहा था उर्वरक आयात पे, सरकार ने बंद कर दिया, कोई उर्वरक नहीं मंगाएंगे। वो ऑटोमेटिक जैविक हो, गरीबी के कारण, है ना, इच्छा शक्ति के कारण नहीं। भारत का पहला जैविक राज्य, या अपने राजस्थान के एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने बनाया सिक्किम। सिक्किम मॉडल। अपने पास समय नहीं है, नहीं तो मैं तुमको बहुत अच्छा वीडियो दिखाता।
फिर राजस्थान का पहला जैविक जिला, कौन सा बेटा? डूंगरपुर। देखो बाकी दुनिया में जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि नोट्स या मैटर तो स्टूडेंट खुद इकट्ठे करते हैं, और जितने टीचर्स होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो सब एक्सप्लेन करते हैं। अपने एग्रीकल्चर फील्ड में मामला उल्टा है। यहाँ सारे बच्चे चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा नोट्स कलेक्ट करके लाओ और हमको लिखवा दो, बाकी एक्सप्लेन हम खुद ही कर लेंगे। डेप्थ में नहीं जाने देते। कोई भी चीज अगर मैं बताऊं ना कि कैसे क्या हुआ, वो हैं आगे बढ़ो आगे, जल्दी पढ़ाओ गुरुजी। खैर ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छा। वो नई मूवी आई ना, सितारे जमीन पर, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। वो थोड़े ज्यादा परसेंटेज में है, अपन थोड़े कम परसेंटेज में है, पर अपना भी नॉर्मल दुनिया वालों नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है। देखो मैंने इतनी बड़ी बात बोली, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए कह रहा हूं सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। आधे बच्चे सोच रहे हमको क्या लेना देना, पता नहीं क्या ही बातें करते हो आप, तो एग्रोनॉमी पढ़ाओ। वही चल रहा है। तो राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा बेटा? हाँ, डूंगरपुर है। अब मुझे एक बात बताओ, राजस्थान में जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? ये झालरा पाटन में। कहा है बेटा? झालरा पाटन, झालावा। गए तुम कभी झालरा पाटन? एमपी बॉर्डर पे, मेरे गांव से 50-60 किलोमीटर, 70 होगा जो। सर आप एमपी को, हम तो यूपी के समझ रहे थे। हे भगवान, क्या होएगा यार तुम्हारा यहाँ। तुमको समझने का किसी ने कहा क्या? फिर भी समझ रहे हो, देखो लिख लो। अब देखो आपकी 12th की बुक में क्या लिखा है, विश्व के 79 देशों में, है ना, जैविक खेती हो रही है। कितने देशों में? है ना, जिसमें सर्वाधिक किसान भारत में कितने हैं? 24 लाख किसान। पर ये डेटा जो दिया हुआ है ये 2015-16 का दिया हुआ है। कब का दिया हुआ है? तो ये पुराना नहीं हो गया क्या? अब तो पूरा मामला ही चेंज हो गया, है ना। तो पुराना पढ़ोगे कि नया पढ़ोगे? सच बताओ। पर मान लो उसने पूछ लिया 2015-16 के अनुसार, तो फिर दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन करंट में एंड में पढ़ेंगे, लास्ट में। ठीक है, इसको यहाँ ऐड नहीं करते अपन अपन आगे बढ़ते हैं, चले। ये देखो किसी भी सब्जेक्ट के लिए दो चीजें रहती है, एक वो जो उसका बेसिक मटेरियल है, और एक वो जो अपन एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं। जैसे कार खरीदते हैं, एसेसरीज बाहर से लगाते हैं, वैसे ही पढ़ाई में कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं, काम की चीजें, और उससे संबंधित फिर ये जो भी मटेरियल है जिसको फैंसी आइटम्स कहते हैं, ये बाद में पढ़ते हैं। चलो अब लिखो। अच्छा मुझे बताओ, जैविक खेती की दो सबसे बड़ी प्रमुख समस्याएं क्या है? मैं दो ही लिखूंगा, है ना, वैसे तो 100 समस्या है, पर अपने कितना लिखना है? देखो भारत सरकार ने कहा कि 10% क्षेत्रफल जैविक खेती के अंतर्गत होना चाहिए। तो किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार। देखो सबसे ज्यादा जैविक खेती का क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे ज्यादा किसान है भारत में। इसका मतलब भारत के किसान 100 स्क्वायर मीटर का पट्टा लेके बैठे हुए हैं जैविक खेती का। कुल क्षेत्रफल ज्यादा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में।
देखो उसने पहली समस्या ही बता दी, ज्ञान की कमी। अरे ये कोई समस्या नहीं है, है ना, ये समस्याओं की मम्मी है। बाकी समस्या कहां से पैदा होती है? ज्ञान की कमी से। देखो सीधी सीधी बात, प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर अपने को जैविक खेती करना है तो पहले तो अपने पास उद्देश्य होना चाहिए कि हम जैविक खेती क्यों करें। बताओ, कोई किसानों को किसी के स्वास्थ्य से लेना देना है? नहीं है। अभी उनकी मक्का 600 रुपए किलो बिक रही है, फावड़ा लेके घूम रहे, अगर किसी ने चू भी करा तो खोपड़ी खोल देंगे वो। मतलब किसानों के लिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके घर चलना चाहिए बस। पैसा नहीं, कैसा अपन लालची थोड़ी कह सकते किसान को। अन्नदाता है, देश में दो हीरो, एक किसान और एक जवान, बाकी सब फर्जी है। ये लोग चुनाव लड़ रहे, भाषण दे रहे, ये वो ये 10 मिनट नहीं टिक सकते अपने सामने। पर किसान क्या है, संगठित नहीं है, असंगठित है। दूसरा के इतना भोला है कि उसको कोई भी 10 मिनट में इधर से उधर कर सकता है। इसीलिए तो तुम सोचो, ये अनपढ़ नेता है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, रेंज रोवर में, इनकी पढ़ाई की डिग्री पूछो तो कहीं भी नहीं मिलेगी, है ना। कोई 10वीं, कोई 8वीं, कोई 12वीं, किसी का बाप मुख्यमंत्री था तो उसने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। कब तक चलेगा ऐसा? पर अपनी दिक्कत क्या है कि अपने को धर्मों में, जातियों में बांट बांट के एक ही गांव में कितने ग्रुप्स होते हैं यार। मैं तो देख के ताज्जुब में हूं। मेरा एक छोटा सा गांव है पर वो खुद एक देश की तरह बिहेव करता है। हाँ, वो अलग अलग मोहल्ले के अलग अलग ग्रुप है, जातिवाद अलग है, क्षेत्रवाद अलग अलग है। वो उनके, वो जो वो ट्रांसफार्मर लगता है ना जंगल में, डीपी, उसके हिसाब से बटे हो। बोले हमारी डीपी में कैसे तुमने तार डाल दी? मतलब तुम सोचो देश में कितने हिस्से हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है कि अपने को बचपन से एक ही चीज में, थोड़ा ज्ञान बांट रहा ना, बीच में कोई मत बोलना, खोपड़ा फोड़ दूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से तो मैं खुद को हिम्मत दिलाता हूँ कि चलो इनको दो बात अच्छी बता दो, और फिर इधर कमेंट कर दे, सर पढ़ाओ समझ, नेट महंगा है। अरे मेरे से डलवा लेना तू नेट पे। तो अरे दिक्कत है, जिंदगी भर आदमी दुख में जी रहा है। भारतीय लोगों से ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे हैं अपन। 117वां नंबर, 142 में से नीचे से टॉपर है। अपने ज्यादा अफ्रीकन देश खुश है, जिनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े जूते भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं दोनों टाइम, पर वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने से ऊपर आते हैं। आज एक भारतीय आदमी नौकरी करता है, उसकी पूरी जिंदगी टेंशन में गुजरती है। गांव में देखना तुम, लोगों के चेहरे पढ़ने सीखो, तुमको पता चल जाएगा कि इनमें से बस दो चार ही खुश दिखाई दे रहे, और जो दो चार खुश है वो उनके अज्ञान की वजह से खुश है। सच बता रहा हूं मैं। उनको परवाह ही नहीं, लापरवाह लोग खुश है देश में। देखा तुमने, गांव में बैठे रहते, पीछे से सूतली बांध देते शर्ट में, और फिर रहते तो ये खुशी थोड़ी है यार, ये तो अज्ञान ही है। सही है कि नहीं है? ये खुशी है? बताओ बताओ, क्या खतरनाक लेवल वाला मामला। मैं देखता हूं बहुत ध्यान से चीजों। सही है कि नहीं है? वो कोई जा रहा है, उसके यूं कंकर मार दें, ये खुशी है? ऐसे करते ना? नहीं करते? बचपन में तुम छोटे थे तो उसकी पेंसिल छुपा दे। अभी भी करते हो? बताओ, ये कहां तक पहुंच। हाँ, कोई बाथरूम गया, बाहर दरवाजा लगा दिए। कौन सी खुशी है भाई? आवाज बढ़ाऊं? आवाज बढ़ाऊं? नहीं, आवाज कम ही अच्छी है। तो अपने दिक्कत क्या है कि अपने बचपन से, अपन जब से पैदा हुए, अपने ज्यादातर परिवारों ने पैसों की तंगी देखी है, कमी देखी है, और उसके लिए बच्चे को हमेशा एक ही चीज सिखाते हैं कि कोई अपना है ही नहीं इस दुनिया। ये पड़ोसी अपने से जलता है, ये तेरे काका जलता है, ये तेरे मौसा जी जलते हैं, फूफा जी जलते हैं, ये ऐसा कहते हैं। मतलब इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि आदमी आत्म केंद्रित हो जाता है। वो ये भूल ही जाता है कि एक इंसान समाज का हिस्सा है ना।
जो कम्युनिज्म देश है, मैं कम्युनिज्म का समर्थक नहीं हूं, पर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है वहां सरकारें तय करती है कि समाज की संरचना कैसे कार्य करेगी। अपने यहाँ सब आजाद है, अपने आप है ना। परिवार एक यूनिट माना गया, एक्सटेंशन पढ़ते हो तुम तो भी 12वीं पास हुए है ना। तो अपने आप परिवार को इकाई माना गया है। आदमी अपने परिवार के लिए ही जीता है, सब कुछ किसके लिए करता है? परिवार, देश के लिए। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको बचपन से ट्रेनिंग दे रखी है कि तू पढ़ेगा तू आगे जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तू देगा, सुपरवाइजर तू बनेगा, तनख्वाह तेरे आएगी, ब्याह तेरा होएगा, कार तू खरीदेगा। वो इतना ज्यादा सेल्फिश हो जाता है कि फिर वो दूसरों के बारे में उसकी भावनाएं भी मर जाती। मतलब कोई आदमी दुख से मर भी रहा हो तो उसको देख के उसका मन द्रवित नहीं होता। फिर उसके साथ जिस दिन बुरा होता है वो कहता है कि यार आज कोई भी नहीं है मेरे साथ। कैसे होगा तुम बताओ? जिस आदमी को बचपन से ट्रेनिंग अकेला रहने की दी है, खुद गए। तुम देखो, चार दोस्त, मान लो मेरे पास 100 रुपए पड़े जेब में, है ना, और चार दोस्त हैं, चाय पिलाना है और मैंने पिला दी, चलो। और बाकी तीन दोस्त समोसा खा के वो धीरे धीरे खाते हैं ताकि जो पहले खाएगा वो पैसा। तुम सोचो कैसी ट्रेनिंग दे रखी। किसी को 50 रुपए उधार दे दो, वो आदमी है ना जिंदगी भर परेशान करे, आराम करो, 50 रुपए जब तक वापस नहीं दे दो वो पूरे गांव में खबर फैला दे कि 50 रुपए खा गया यार। वो आदमी कभी नहीं सोचता है कि यार चलो इसकी हैसियत नहीं है, भगवान ने अपने को इस लायक बनाया कि इसकी थोड़ी मदद कर दे, जा तू ऐश कर। इतना बड़ा दिल मैंने करोड़पतियों का भी नहीं देखा, आराम करो। मतलब जिनका टर्नओवर 20-20 करोड़ रुपए है ना, अगर उसे कोई उसके यहाँ काम का सफाई वाला आदमी बच्चा भी आके कहे ना सर 50 रुपए दे दो, वो इतने सवाल पूछता है। क्या करेगा तू? तेरे कायम 50 रुपए चाहिए? बीड़ी पीता है क्या तू? न तेरे बाप से बात करा? तुम सोचो अगर ये आदमी मर रहा होगा तो वो जो मजदूर है उसके यहाँ काम कर रहा हो, खुश होएगा कि दुखी होएगा? वो खुश होता है। अच्छा कैंसर हो गया सारा। तो अपने यहाँ क्या है कि द जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया है? और इससे बुरी कंडीशन किसी देश के लिए हो ही नहीं सकती। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जब लोगों को पैसे को इंपॉर्टेंस देना सिखा दे, परिवार को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ना समाज को देगा ना राष्ट्र को देगा। उसके सारी जितने प्रयास है जीवन में वो किसके लिए होंगे? तुम सोचो, मैं अगर उठूं और सुबह से पैसे के बारे में सोचूं और शाम को सोते सोते पैसे के बारे में सोचूं, और 50 साल की उम्र में मुझे डॉक्टर बताए कि अब आपके जीवन में 6 महीने बचे हैं, आपको ऐसा कैंसर हो गया जिसको कोई पैसा नहीं बचा सकता, तब जाके आदमी की थोड़ी सी आंखें खुलती। वो भी अगर थोड़ा बुद्धिजीवी होगा, बचपन से उसके परिवार वालों ने थोड़ी सी फिलोसफी डाली होगी। अदरवाइज वो क्या करेगा मालूम? वो अपने बच्चों को बुला के कहेगा बेटा मैं तो मर रहा हूं, ये जमीन तुम्हारा नाम करवा लो, ये पोते के 10 लाख, उसके 10 लाख, उसके वो और बांट दे। मतलब वो इससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाया। प्रकृति में इसलिए थोड़ी पैदा हुए हैं यार। तुम सोचते हो ना कि अब गुजरात में कोई जैन परिवार था, साधु बना, 78 करोड़ रुपए की संपत्ति। कचरा है ये नहीं काम में आता है। तुम बताओ पैसा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। ज्यादा आ जाए तो वो सलमान खान की बहन के रेस्टोरेंट में 8,000 का वो खाना पड़ेगा पास्ता। कम आ जाए तो यहाँ खा लेना 50। और नहीं खाओ तो फिर रोटी से बढ़िया, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जीवन में शांति, सुकून, प्रेम, सौहार्द, 10 लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, आप 50 लोगों के बारे में अच्छा सोचो, इससे अभय आता है आदमी के जीवन में। जो डर है, जो चिंताएं हैं, वो नहीं आती है। उसको अच्छा फील होता है जिंदा रहने में। और जो आदमी इस पैसे के लिए जीता है ना, उसको रात भर नींद नहीं आती है। वो नई कार ले आता है, रात में 3 बार दरवाजा खोल के देख। हाँ। कोई बच्चा उसके ऊपर यूं धूल डाल दे ना, वो उसका मर्डर कर दे कभी। तुम सोचो ये इंसान जी रहा है? मेरी नजर में तो मुर्दा है। ऐसे ही बचे हैं। कोई बीमार दुखी है, वो कह दे साहब आपकी गाड़ी दे दे, है टेम्पो में डाल ले जा।
तुम सोचो ये इंसान है? नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है सीधे सीधे। पर मैं क्या करूं यार, मेरे जैसे लोग ही बहुत ही कम बचे हुए हैं। अच्छा, मैं किसी कुछ कहता हूं ना तो मेरे ही पास आ जाते हैं, सर 200 रुपए दो ना। अब बताओ कितने खतरनाक लोग हो चुके हैं। हाँ, दे देता हूँ बेटा, मेरे पास जितने रन सब दे दो, देखो आज पर्स ही नहीं है मेरे पास। तुम यकीन नहीं मानोगे, अभी तक जब से मैंने कमाना शुरू किया है 13-14 लाख रुपए मैंने लोगों में ऐसे ही बांट दिए, किसी को 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000। मेरे को जब भी कोई मुसीबत में लगता है, कोई भी आदमी रोता हुआ दिखता है, मैं उससे पूछ लेता हूँ कि भाई देख, ये इतने ही पड़े हैं, तू जा ऐश कर, है ना। मैंने हिसाब भी, मैं डायरी भी नहीं बनाता हूं। जो आदमी उदास है, जिसके मदद, मैं हॉस्पिटल में गया मेरी मम्मी को दिखाने के लिए, वहां 2-3 भाइयां रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले इलाज के पैसे नहीं। मैंने कहा ये ले। मेरी माँ कहे कि मेरा इलाज। मैंने कहा वो भी करवाएंगे। हाँ, हालांकि ये मेरी मम्मी ने ही सिखाया कि जब भी बेटा अगर कोई अपने से मदद मांगे तो कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने को देने वालों में से बनाया है, मांगने वालों में से। और वो एक ही बात, मेरा पूरा जीवन ही लूट गया, उसमें बर्बाद हो गया हूं मैं। लोग बच्चे मेरे से कहते हैं सर नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? मैंने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में जिसने भी हाथ लंबा करा है कभी खाली, भले 10 रुपए भी पड़े हो ना वो भी दे देता हूँ जाए। कितनी बार मेरे जीवन में, कम से कम 100 से ज्यादा बार मैं सब पैसे दे चुका था, मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं थे। तुम सोचो, बस में बैठा हूं और मान लो किसी ने आके कह दिया भैया, मैं कहा ये लगा, और भैया को पता चला कि अगली बस के नहीं बचे आप। भैया खुद ही फोन लगा रहे कि यार भाई को जुगाड़ करना। पहले ऑनलाइन वाला सिस्टम ज्यादा चलता भी, कंडक्टर्स कहना पड़ता था भैया पैसे तो मेरे पास 500 थे, पर यार वो एक कोई मांगने वाला आया, मैंने कहा जा तू भी क्या याद रखे, किसी ने 500 ही दे दिए, सेठ आदमी। बोले अब क्या चाहते हो? मैंने कहा मेरे पास टिकट के नहीं है। पर मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी, जीवन को संपूर्णता से जियो, है ना। जैसे उदयपुर अपन गए घूमने के लिए, ओल्ड सिटी में झील किनारे, बोट में बैठने का मन कर रहा है, कभी मत देखो कि जेब में 500 ही। बैठ जाओ, खत्म करो, और कमाएंगे। जब तक खर्चा नहीं करेंगे तब तक कमाएंगे। बर्बाद होने का नहीं कह रहा हूं। तो तुम रूम पे जाओ अभी, बोले ये लो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही, तुमको बचपन से क्या सिखाया गया है? लोग जान ले लेते। पुराने जमाने में वो जो व्यापारी रहते थे ना, वो चावल के लिए सफेद कंकर मंगाते थे और उनमें मिला मिला के बेचते थे। आज भी मैंने देखा है लोगों को, खराब सोयाबीन को अच्छे सोयाबीन में मिला के बेच देते हैं, एक्सपायरी डेट मिटा के नई डेट छाप देते हैं। दवाइयों पे चल रहा है, मालूम तुमको? बहुत खतरनाक, राजस्थान में स्कैम कितना बड़ा है वो। आरजीएचएस की जितनी वो स्टैंप है, वो तो एक केमिकल से यूं करो तो मिट जाता है, नया छाप दो, नई एक्सपायरी डेट, 4 साल और चलेगी। डबल टेंडर, डबल पैसा सरकारी, सब अकाउंट में आ रहा है। तो लोग पैसों के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि किसी की जान चली जाए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब संवेदनाएं मरने लग जाए समाज में से, तो फिर मामला गड़बड़ होगा ही होएगा। तुमने देखा बांग्लादेश में क्या हाल हुआ? सब करोड़पति बराबर, सीरिया में, अफगानिस्तान में, हर जगह अच्छे लोग रहते थे। पर ये प्रकृति का चक्र है, जब जब किसी देश में ज्यादा पाप होगा, उस देश में सारे अमीर एक झटके में गरीब हो जाते, पता ही नहीं चलता उनको। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों को भागना पड़ता दूसरे देश में, झोपड़ियों में कहीं शरण लेते हैं छुप छुप के। तो ये सब चलता रहेगा। जितनी जिंदगी जियो ना, जितनी बेस्ट जी सकते हो उतनी बेस्ट जियो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, आलस्य मत करो बस। और जितनी मदद कर सकते हो उतनी करो। अगर मान लो, तुम सच में यकीन नहीं मानो, मैं अभी टिफिन लेके आया हूं 6 रोटी, अगर 4 लोग खाएंगे तो कितनी कितनी खा लेंगे। अच्छा, शाम तक और कुछ मिलेगा, पर कोई फैकल्टी नहीं मना करती किसी खाना खाने से। किसी को पड़ा उठा के निपटा लो भले, किसने खाया ये भी नहीं पूछते। क्यों? खाना ही तो है यार, आज तेरा कल मेरा परसों उसका, सब अपना ही है। तो ऐसी जिस दिन अपने अंदर भावना आ जाएगी, कोई पड़ोसी से दुश्मनी, तुम जो वो इंच इंच जमीन के लिए लड़ते हो ना, मैंने देखा एक डोकरा सो गया,
60 65 साल वो ट्रैक्टर चला रहा था भतीजा, तो वो वहां से हो गया मेड़ पे जाके कि ले काट ले मेरे पेट में जम। तुम सोचो कितनी बची है। अरे उमर, तुम सोचो कि तुम मरोगे तो वो जो जागता कौन करे तुम्हारे धूप ध्यान, वो अच्छे मन से करेगा? वो यूं ही कहे नरक में जाना डोग। अपने परिवार के अपने कुटुंब के लोग हैं यार, क्यों बुरा रहना? अच्छे रहो। मैं कह रहा हूं ये बहुत काम में आएगा जिंदगी में। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो सरकारी नौकरी करते हैं, अपने नाम पे जमीन नहीं खरीद सकते, पूरे गांव के नाम पे खरीद रखी है। पूरे गांव वालों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट बना के रखो, आगे काम में आएंगे। नहीं समझे? चलो आगे चले। वेरी गुड। जैविक खेती की दो ही समस्या है कि अगर मान लो रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो पोषक तत्व कैसे प्रदान करेंगे, और अगर मान लो रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कीट एवं रोग नियंत्रण कैसे करेंगे? खरपतवार तो कर लिया ना अपन ने। अरे जैविक नियंत्रण पढ़ा गया नहीं? तो दो सबसे मेन समस्या क्या है कि खाएंगे क्या और बचाएंगे कैसे, है ना? तो पौधों में पोषक तत्व कैसे देंगे? अगर हम उर्वरक ही नहीं डाल रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? खाद और जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे बेटा? तो ये अपने को दोनों टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे क्या, है ना? खाद अलग टॉपिक है और जैव उर्वरक अलग टॉपिक है। कीट नियंत्रण कैसे करेंगे? जैविक नियंत्रण। ठीक है। अब ये वाला तो टॉपिक अपन अलग से ही पढ़ेंगे, पूरे 2 चैप्टर है अपने पास, ये वाला अपन इसी के साथ पढ़ लेते हैं। तो अगली हेडिंग क्या लिखेंगे? जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण। लिखो। और इसमें किसका प्रयोग करते हैं हमेशा? बायो एजेंट का प्रयोग करते हैं। ये तो अभी तो पढ़ा था अपन ने। कौन हो सकता है बायो एजेंट? कोई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। देखो मान लो अपने खेत में नील गाय घुस गई और पड़ोसी ने भगा दी, तो वो क्या काम कर रहा है? वो बायो एजेंट है। और अगर तुमने उससे लड़ाई शाम को ही की तो फिर वो तुम्हारा तार खोल देगा फेंसिंग के और कह देगा नील गाय ने तोड़ दिया। इसलिए कहता हूं मिलजुल के रहो। मेरी बाउंड्री की सुरक्षा मेरे पड़ोसी करते हैं। मैं खाली दिवाली 500 रुपए देता हूं उनको बस, साल भर चौकीदारी। और टांगे तोड़ दे मेरे खेत में कोई निकल जाए तो उसकी। हालांकि लोगों ने कह रखा है कि इन्होंने तुम्हारी जमीन दबा रखी है। मैंने कहा तू नाप ले, तेरा इच्छा हो वो सब रख ले। कितनी कमाई आती है रे, 10 15 हजार रुपए बीघा कमाई आती है कुल मिला। यूं ही मरते रहते हैं। अच्छा लोग यूं कह रहे हैं आपके पास पैसे है तो ऐसी बातें कर। अरे नहीं थे भाई, कुछ भी नहीं था। पैदल चलाऊं मैं 10 10 किलोमीटर, बस का किराया ही नहीं था। बचपन बहुत गरीबी में गुजारा है मैंने, तुम सोच भी नहीं सकते उतनी ज्यादा। हाँ होना चाहिए। सब रंग है जिंदगी के, सब देखो। मेरे पापा कहते हैं तेरे ताऊ जी ने अपने साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा तुम गरीब थे इसलिए नहीं किया, मेरे साथ करके बताए। मेरी खुद की 5 बीघा जमीन मेरे ताऊ जी ने गिरवे रखी 25 हजार में। और कब? 2013 में। ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। तो मेरे पापा को उस बात का बहुत बुरा लगा, बोले कि भाई था यूं ही दे देता 25 हजार रुपए। मैंने कहा तुम्हारी क्रेडिट ही नहीं थी मार्केट में इतनी। बोले तो जाए ही मत कर इनके घर। मैंने कहा तुम्हारा भाई है। मेरे पापा का 3 बार एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले वही उठाने आए। हम तो यहाँ रहते हैं बाहर। भाई तो भाई होता है। फिर बोले ये किसी काम के नहीं है। मैंने कहा मैंने मकान खरीदा, सबसे पहला फोन उन्होंने ही लगाया था कि बेटा 5 10 लाख रुपए कम पड़े तो मुझे बता देना। तो वो तुम्हारी क्रेडिट थी। सही बात है कि गलत बात है? वो तुम्हारे व्यवहार थे जो तुमने कमाए, ये मेरे व्यवहार है जो मैं कमा रहा हूं।
भाई तो तुम्हारा ही है। तो दो भाइयों के बीच में कितना द्वेष हो सकता है, ये मैंने देखा है मेरे घर में। ऐसा थोड़ी मैं खाली हवा में बात कर रहा हूं। और ये भी देखा कि प्रेम कितना हो सकता है। सबसे बड़ा घर मुझे दे दिया था, मतलब मेरे पापा को दे दिया ताऊ जी ने, तू छोटा है जा ऐश कर। फिर तुम कह रहे हो कि भाई खराब है। भाई खराब नहीं है, तुम्हारी क्रेडिट खराब है मार्केट। चलो चले आगे। अरे चले। अब बायो एजेंट में अपन यहाँ बहुत सारी चीजों का प्रयोग करेंगे। जैसे अपन सबसे पहले करेंगे पक्षियों का प्रयोग। किसका करेंगे बेटा? पक्षियों का प्रयोग। इसके बाद फिर हम करेंगे कीटों का प्रयोग। फिर हम करेंगे कवक का प्रयोग। कवक किसको कहते हैं बेटा? फिर हम करेंगे जीवाणु का प्रयोग। फिर हम करेंगे विषाणु का प्रयोग। फिर हम करेंगे निमेटोड का प्रयोग। तो एक साथ लिखवा दूं कि ऐसे लिखूं? नहीं, मतलब ऐसे हेडिंग डाल के अलग अलग लिखवाऊं कि यहाँ पहले लिखोगे फिर लिखोगे? डायरेक्ट लिखवा दूं? रहने दूं? ये याद करने में अच्छा रहता, मुझे भी ऐसे ही याद आता है। चलो, ये हेडिंग है सब। तो जीवाणु, विषाणु, और किसका करते हैं बेटा? निमेटोड का प्रयोग। फिर पादप उत्पादों का प्रयोग। इसमें अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। नीम, अरंडी, करंज, सीताफल। 12th में बहुत बड़ा चैप्टर दे रखा है यार ये। पर एक अच्छी बात है, एक सुपरवाइजर में ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछते नहीं है। हाँ, यूं देखा जाए 3-4 क्वेश्चन आना चाहिए। वो एक पूछ रहा आप कितने वर्ष पुराने हो, पर वो तारीफ कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा है। देखो ऑनलाइन वाले भी मजे बराबर लेते हैं पट्टे, पैसे भले ही कम दिए हो। है? हाँ, नहीं अच्छे बच्चे ऑनलाइन में भी, अपने ही बच्चे यार। देखो उन्होंने भरोसा किया रॉयल पे, तब तो अपन उनको पढ़ा पा रहे। और चार बात बुरी भी बोल दो तो बुरा नहीं मानते। चलो चले आगे। मुझे बताओ तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था किसमें पाई जाती है? ऐसा तुमको किसने बताया? बता दिया क्या? वाह, चलो फिर अपन करते हैं पक्षियों का प्रयोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब खेत में पक्षी उड़ते हैं तो किसान उनको उड़ा देता है। क्यों उड़ा देता है? उसको ऐसा लगता है कि फसल को। पर क्या सभी पक्षी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचा। कुछ पक्षी मांसाहारी भी होते हैं। कौन से होते हैं बताओ? वैसे तो गिद्ध, चील, बाज, कौवे ये सब मांसाहारी पक्षियों की श्रेणी में आते हैं ना। अरे कौवा चूहा उठा के ले जाता है, बहुत खतरनाक प्राणी। कौवे से बच के रहना, हमला कर देता है। पर अपन जहां पढ़ेंगे गोरैया। गोरैया देखी तुमने? जिसको चिड़िया कहते हैं ना अपन। इंडियन मैना और तिलियर बर्ड। ये खेतों में से लटें चुन लेते हैं, है ना। चने के खेत में जितने भी हेलिकोवर्पा है सब उठा के ले जाते हैं। पर इनको खेत में उतरने से डर लगता है। खेत में नीचे नहीं बैठेंगे जमीन पे कभी भी। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि इनको डर है कि कोई बिल्ली आके खुद लंच कर जाएगी इनका। तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा? टी आकार के स्टैंड लगाना पड़ेंगे। क्या लगाना पड़ेंगे बेटा? टी आकार के स्टैंड। और ऐसे कितने स्टैंड लगाना है? 200 स्टैंड प्रति हेक्टेयर। हाँ, टिलियर और तिलियर एक ही बात है ना। उसको अंग्रेजी में लिखोगे टिलियर हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे तिलियर हो जाएगा। टी आकार के स्टैंड का मतलब क्या है? एक लकड़ी ऐसी और एक लकड़ी ऐसी। और इसकी हाइट कितनी होती है बेटा? 50 सेंटीमीटर।
50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगाएंगे। चलो चले आगे। फिर कीटों का प्रयोग। क्राइसोपिड्स है ना, ये एक पूरा ग्रुप है, एक कीट नहीं है। क्या है बेटा? पूरा ग्रुप है। ये मुलायम शरीर वाले कीटों को खाते हैं। मुलायम शरीर वाले कीट कौन से हैं? एफिड, जैसिड, मिलीबग्स। अब ये भी शिकार करते हैं। जैसे एक होता है क्राइसोपर्ला, इसको कहते हैं एफिड लॉयन। क्या कहते हैं बेटा? एफिड लॉयन। मतलब ये शेर की तरह एफिड का शिकार कर देता है। तो प्रश्न आता है कि क्राइसोपिड्स के कितने अंडे प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए? 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर, है ना। अगर फल वृक्ष में पूछे तो 10 से 20 अंडे प्रति फल वृक्ष। 20 डालते हैं वैसे तो। ज्यादातर जो है ना लेपिडोप्टेरियन को मारने वाले होते हैं, पर ये जो क्राइसोपिड्स है ना, ये छोटे वाले जीव जो होते हैं, जैसे एफिड खास करके, वो इतनी ज्यादा संख्या में होता है कि कुछ भी वहां काम करता ही नहीं है। चले आगे। चलो अब देखो यहां पर एक आता है ट्राइकोग्रामा। नाम सुना तुमने? ये जो है ना, कुछ नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोगामा, ट्राइकोनिम्फा, जाइग्रोगामा, ट्राइकोडर्मा। ये क्या है? ट्राइकोगामा। एक है ट्राइकोनिम्फा और एक है जाइग्रोगामा। अब 2-3 महीने बाद जब ये चारों एक साथ आ जाते हैं तो अपने दिमाग को भेरू बना देते हैं। बताओ ट्राइकोडर्मा क्या है? ये एक कवक है जो दूसरे कवक को मारती है। ट्राइकोगामा क्या है? ये अंड परजीव्याव है। और ट्राइकोनिम्फा क्या है? दीमक की आंत में पाया जाने वाला परजीवी, जो क्या करता है? सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करता है। और जाइग्रोगामा क्या है?
मैक्सिकन बीटल, गाजर घास का जैविक नियंत्रण। तो ये जो जाइग्रोगामा है ये क्या है? कीट है। ये जो ट्राइकोगामा ये भी क्या है? कीट है। ये कवक है और ये परजीवी है ना। तो ये चार चीजें हमेशा कंफ्यूज करती है। दूसरी बात, अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि जो कीट होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक अपन ने अभी पढ़ा, परभक्षी। परभक्षी किसको कहते हैं बेटा? जो दूसरों का शिकार करके उनको मार के खा जाते हैं। जैसे शेर एक प्रकार का परभक्षी, कीट नहीं है, परभक्षी पशु है ना। दूसरे होते हैं परजीवी। परजीवी का क्या अर्थ है? कि ये पोषण तो दूसरों से प्राप्त करते ही है पर उनको मारते नहीं है। जैसे आदमी के माथे में जू पड़ जाती, पशु हम परजीवी पढ़ेगे नहीं तुमने? मच्छर एक परजीवी है पर वो मारता वारता। और एक होता है परजीव्याप। परजीव्याप का मतलब क्या है? ऐसा परजीवी जो अंततः अपने होस्ट की मृत्यु का कारण बनता है। मतलब वो अपने होस्ट से आकार में तो छोटा होता है फिर भी उसको मार देता है ना। परभक्षी बड़ा होता है, ये छोटे जीवों को मारता है या बराबर के जीवों को मारता है। परजीवी मतलब ये बहुत छोटा होता है, अपने होस्ट के ऊपर जिंदा रहता है पर उसको मारता। पर ऐसा परजीवी जो अपने होस्ट को ही मार दे वो क्या कहलाता है? परजीवी। तीनों में अंतर समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? पर मतलब दूसरा, भक्षी मतलब भक्षण करने वाला, जो दूसरों को मार के खा जाता है। परजीवी मतलब जो दूसरों पर जीवित होता है ना। और परजीवी आप मतलब ऐसा परजीवी जो अंततः अपने ही परपोषी की मृत्यु का कारण बन। लिखना चाहोगे ऐसा? लिखो फिर, परभक्षी है। ये अलग से टॉपिक है बेटा, तीनों चीजें समझ लो फिर मैं बताऊंगा कि जो टाइकोगामा है ये अंड परजीव्याप है ना। ये जो क्राइसोपिट्स है ये परभक्षी कीट है। कैसे बेटा? परभक्षी। ये शिकार कर रहा है ना, एफिड लॉयन, तो ये परभक्षी प्रकार में आएगा, वो परजीव्या प्रकार में आएगा। आगे कर दूं? हाँ लिखो, हेडिंग लिखो, परभक्षी। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खा जाते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खा जाते हैं क्या कहलाते हैं? परभक्षी। फिर दूसरा लिखो, परजीवी। ऐसे जीव जो पोषण के लिए ऐसे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं किंतु उन्हें मारते नहीं है। और लिखो, परजीव्याभ। परजीव्याभ। क्या लिखोगे? परजीव्याभ। ऐसे परजीवी जो अंततः ऐसे परजीवी जो अंततः
अंततः मतलब आखिरी में, है ना, अपने परपोषी की मृत्यु का कारण बनते हैं। ऐसे परजीवी जो अंततः अपने परपोषी की मृत्यु का कारण बनते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? परजीव्या। और सबसे फेमस परजीव्या कौन है? ट्राइकोगामा, है ना। ये वो मक्खी है जिसने बचपन में तुमको बहुत परेशान किया है, याद आया? एक बड़ी मक्खी देख के डर लगता था तुमको, और फिर तुम दौड़ के घर में आ जाते थे। चल, तो इसको कहते हैं ट्राइकोगामा। ये एक अंड परजीव्या है। क्या है बेटा? ये टॉपिक बहुत बड़ा है 12th की किताब में, अपन इसको शॉर्ट में ले लेंगे। अंड परजीवी आप किसको कहेंगे? देखो, ये जो मक्खी है क्या करती है, दूसरे कीड़ों के ऊपर अपने अंडे दे देती, कीड़ों के अंडों के ऊपर अपने अंडे दे देती है। इससे क्या होता है कि इसका लार्वा जो है वो पहले बाहर आ जाता है। अब वो जहां बैठा होता है, उसी अंडे को खा जाता है। ये देखो, ये वाली मक्खी को पहचानते हो? नहीं पहचानते हो? कल के अनुभव से तो मुझे लगा पहचानना चाहिए तुमको, है ना। तो ये दूसरे कीड़े का अंडा है। अरे इतनी बड़ी मक्खी इतना बड़ा अंडा कैसे देगी, पहले तो बता। तो हमेशा गलत ही सोचते हो। देखो, ये दूसरे कीड़े का अंडा, अब ये इस पे अंडा दे देगी, फिर इसका अंडा जल्दी हैचिंग हो जाएगा और उसमें से जो लार्वा निकलेगा वो दूसरे अंडे को खा के खत्म कर देगा। तो कीटों के आने से पहले ही जाने की व्यवस्था, है ना। अब ये जो अंड परजीव्याव है, इसका मतलब क्या है कि यह दूसरे कीड़ों के अपने दूसरे कीटों के अंडों पर अपने अंडे दे देती है। कौन से वर्ग के कीटों को मारती है बेटा? लेपिडोप्टेरा। अच्छा, ये मार्केट में मिलता है ट्राइको कार्ड के रूप में, है ना। तो ये एक ट्राइको कार्ड जो होता है ना, वो होता है 16,000 से 20,000 अंडे का। कागज पे अंडे दिलवा लेते हैं, उनको कहते हैं ट्राइको कार्ड। तो एक कार्ड पर कितने अंडे होते हैं? 16,000 से 20,000 अंडे। अच्छा, कोई पूछे 1 हेक्टेयर में कितने डालना है? 50,000 से 1.5 लाख। और कार्ड पूछे 1 हेक्टेयर में कितना डालना है, तो 2.5 से 7.5 कार्ड। अभी मुख्य रूप से जितने भी छेदक बेदक कीट है, किसमें लगते हैं बताओ? है ना, जैसे गन्ने में शीर्ष भेदक और तना छेदक। धान में भी लगता है, कपास में भी लगता है। कपास में कौन? हेलिकोवर्पा। और बैंगन और टमाटर में? फल, क्या कहते हो, बेधक, भेदक, छेदक कहते हो, ये लो छेदक। फ्रूट बोरर, फल बेधक।
चलो चले आगे, नहीं चले? यस सर। ये नीचे वाला खाली समझने के लिए कि चारों चीजें एक ही नहीं है, अलग अलग। सुनाई एक जैसी देती, ट्राइको गामा जाइग्रो गामा, है ना? ट्राइको निम्फा ट्राइको डर्मा, तो 3 बार ट्राइको है, 1 बार जाइग्रो। ये 50,000 से 1.5 लाख। अच्छा, ये 50 नहीं दिख रहा क्या? कार्ड है ये, जो ट्राइको कार्ड आते हैं ना, अगर कार्ड की, ये 3 नंबर का पॉइंट है, 1 हेक्टेयर में 2.5 से 7.5 कार्ड का प्रयोग करना है। अरे वो एक कार्ड में 16,000 से 20,000 अंडे होते हैं, ऐसे कितने कार्ड लगेंगे? 20,000 का एक कार्ड है, 40,000 के 2 हो जाएंगे और 50,000 के 2.5 हो जाएंगे। नहीं, वो पूछ रहा है, ये अच्छी बात है, पूछना चाहिए अगर समझ में नहीं आए। 1 मिनट के लिए पीछे की स्लाइड लिखना है। कौन सी पीछे की? लिख तो ली बेटा। देखो, एक ये बालक है, ये कह रहा सर कोर्स कब तक होगा, आंसर दो फास्ट। इसका क्या करें अपन? हैं? लोग नहीं करेंगे यार, ठीक है, अपने ही बच्चा है, हालांकि वो गलत फहमी में है। तुम सोचो, दिन में अगर एक आदमी 100-150 कमेंट खाली यही देख रहा है कि कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कौन सी स्लाइड है, कितनी देर पहले चालू हुई, कितना पेज छोड़ना है, तो ध्यान देगा कि नहीं देगा? नहीं देना है। पर वो मान ही नहीं रहा भाई। रोज आके एक ही सवाल है, क्या? कोर्स कब खत्म होगा? तुम बताओ कब होगा? जब एग्रोनॉमिक सारे चैप्टर अपन पढ़ लेंगे तब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलो आगे बढ़ा दूं? नौजवानों, चलो यार। मैं तो करवा देता अभी तक खत्म, तुम धीरे धीरे लिखते हो। तुम सोचो, अगर अपन ये 10-12 स्लाइड रोज पढ़ रहे, अगर तुम नहीं लिखो तो ये कहां पहुंच जाएगी? 20-25। तो दो जो चैप्टर तुम्हारा 3 दिन में हो रहा है, वो 1 या 1.5 दिन में ही हो जाएगा। पर वो नहीं करना है अपने को। तुम लिखो। तुम्हारा पढ़ने का तरीका ये है कि तुम लिखते हो, फिर घर जाके उसको रटते हो, और फिर जो चीज रटने में कठिन लगती है वो तुम्हारा डाउट बन जाती है। चलो चले आगे। अरे चले क्या? ओ भाई बॉस, बॉस की बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो परफेक्ट है। पाछे करूं ओ दो। ये वही आदमी जो वहां बैठा था कल, हाथ खड़ा कर रहा लिखने के बाद। मैं पहचानता हूं तुझे, एक बार मैं इसको कंधे पे हाथ रख के वहां तक छोड़ के भी आया था। मैं भूलता नहीं हूँ भाई। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, बोले सर आप इतने सारे बिठा देते हो तो फिर? मैंने कहा फिर क्या, बैठे रहते हैं और क्या। बोले वो परेशान नहीं करते आपको क्लास में? इतना जल्दी? वहां रोक दिया क्या तेरे को? किसी ने रोका क्या? कोई रोके तो बताना मुझे। चलो चलते हैं आगे। कोई बॉस का नाम नहीं लेगा रे। हाँ, तो ये अपने कौन से कीट हो गए देखो।
ट्राइकोगामा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे कवक। क्या पढ़ेंगे? एक लाइन और लिख लो तुम, चलो। एपिरिकेनिया का प्रयोग। इसी में एपिरिकॉर्निया भी क्या है? कीट का प्रयोग गन्ने में पायरिल्ला के नियंत्रण के लिए किया जाता है। फिर 12th का जितना है वो आखिरी में लिखवा दूं, बहुत सारा है अभी, तुम लिखो बस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद करने का मैटर, 12th का फिर लिखने का मैटर है। यस। अब अपन लिखेंगे कवक का प्रयोग, और कवक में सबसे ज्यादा फेमस कौन है बेटा? है ना, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा विरिडी, है ना। पर मुझे एक बात बताओ, सीधे पूछ लेता है कि ट्राइकोडर्मा क्या है? कवक है। कैसी कवक है बेटा? मित्र फफूंद। मतलब ये खुद भी क्या है? फफूंद है। ये दूसरे फफूंद को मार देती है ना। ये देखो, सोयाबीन में जड़ सड़न, चने में उकटा, और मूंगफली में कॉलर रोट का नियंत्रण करती है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? दो तरह से, है ना। एक तो बीज उपचार करते हैं, 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से क्या करना है? बीज उपचार। या तो फिर क्या करते हैं कि 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा लेते हैं, इसको मिलाते हैं 100 किलो गोबर की खाद, एक माह तक उसके साथ रखते हैं, मृदा में मिलान। ऐसे क्या है कि जो भूमि या अपन कहें मृदा जनित रोग होते हैं उनका भी नियंत्रण हो जाता है। चलो चले आगे। तो जो कवक है उसमें फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, और वायरस में ब्यूक्यूलोविरिडी कुल का वायरस। इनके कुल भी पूछे जाते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। 3 प्रकार की कवक मुख्य रूप से प्रयोग की जा सकती है। लिख के देता हूं मैं नोट लगा के। हम्म।
चलो चले आगे। एक और होती है बेसिडियो माइसिड, फिर अपन आगे बढ़ते ही जाएंगे और फिर अपन ये कंफ्यूज हो जाएंगे क्या याद करना और क्या छोड़ना है। चलो चले आगे। अब अपन पढ़ेंगे जीवाणु का प्रयोग। कौन सा जीवाणु प्रयोग होता है बताओ, तुम्हारा फेवरेट बीटी जीवाणु। बीटी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, है ना, बेसिलस। ये प्राकृतिक रूप से कहां पाया जाता है, मृदा में, है ना। कैसा जीवाणु है, मृदा जीवाणु है। पर इसका अपन क्या करते हैं, प्रयोगशाला में कल्चर बना लेते हैं और उसको छिड़काव कर देते हैं। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना डालते हैं बेटा, 1 kg पर हेक्टेयर बीटी। अच्छा, ये किसका किसका नियंत्रण करता है, तो ये मुख्य रूप से तो आपका लेपिडोप्टेरा। कौन सा कुल है, लेपिडोप्टेरा। फिर कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा के एक आदि सदस्य को ये मारता है, पर लिखा हुआ है 12th में अपन भी। और डिप्टेरा, डिप्टेरा में कौन आता है, मच्छर मक्खी। कोलियोप्टेरा में कौन आते हैं, सारे बीटल्स, है ना। और लेपिडोप्टेरा में जितनी सूंडी लगती है ना, चने की सूंडी, स्पॉटेड बॉलवर्म्स। फिर जीवाणु के बाद विषाणु का प्रयोग। विषाणु किसका प्रयोग करते हैं, एनपीवी वायरस। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ये किसके लिए प्रयोग होता है, मुख्य रूप से चने की सूंडी के लिए। वैसे बहुत सारे लेपिडोप्टेरास को ये भी मार देता है ना। ये क्या करता है उसमें, पैरालिसिस। पैरालिसिस किसको कहते हैं अपन, लकवा को। वो चने की सूंडी लटक जाती है नीचे की तरफ और टपक जाती है, बहुत खतरनाक है। खेती करने में कीड़ों को दुख देते हैं अपन, है? वो अपने को दुख दे, अपन उनको दुख दो। डिप्टेरा में बहुत सारे कीट आते हैं, है ना। जितने सभी लटे हैं वो सब काय में आ जाएगी, डिप्टेरा। जितने मॉथ्स होते हैं, मॉथ, वो सब भी काय में आते हैं, नहीं। डिप्टेरा में मच्छर मक्खी आते हैं, लेपिडोप्टेरा में मॉथ्स और लटे आती। डिप्टेरा में मच्छर और मक्खियां, और कोलियोप्टेरा में जितने भी बीटल, भृंग जितने पड़ते हैं ना अपन, भृंग, वो सब भृंग काय में आएंगे, कोलियोप्टेरा में। जैसे खपरा भृंग काय में आ जाएगा, कोलियोप्टेरा। इनका लार्वा ग्रब कहलाता है ना। व्हाइट ग्रब भी काय में आएगा, कोलियोप्टेरा। चले, फिर ये जो अपन यूज करते हैं एनपीवी, एनपीवी कितना डालेंगे, 750, 250 LE। इसके डोज की मात्रा थोड़ी अलग तरीके से लिखते हैं अपन। मात्रा तो कितनी रहेगी, 750 ग्राम, पर उसका डोज किस प्रकार का रहेगा, 250 लार्वल इक्विवेलेंट, है ना। 250 लार्वा को 1 मिलीग्राम की मात्रा नष्ट कर सकती है। इसको अपन कहते हैं 250 LE। एक और होता है ग्रेनुलोसिस वायरस, वो भी लिखवा दूं क्या। तो 2 प्रकार के वायरस का प्रयोग किया जाता है, पहला नंबर एनपीवी और दूसरा वाला जीवी। अच्छा,
जो हेलिकोवर्पा को मारता है उस विशेष वायरस को अपन क्या कहेंगे? हेलिकोवर्पा एनपीवी या एचएनपीवी। विशेष इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस भी कीट के आगे का शब्द लिखा हो उसी का वायरस होता है ना? जैसे एचएनपीवी हेलिकोवर्पा का है। ये पूरा उसका टॉपिक है, एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी वाला, प्योर जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण। और आगे चले, जीवाणु विषाणु। अब क्या बच गया? नेमेटोड्स, सूत्रकृमियों को प्रयोग। अब निमेटोड में हम प्रयोग करते हैं, देखो, हेट्रोवेरिडिटी और स्टरनेमेटिडी कुल के निमेटोड्स का। हेटेरोवेरिडिटी और स्टरनेमेटिडी। और इसमें भी कौन कौन से निमेटोड का प्रयोग करते हैं हम बेटा? राइटाइडिस, पेनग्रोलेम्स, और नियो एप्लेवसना। ये इनके नाम है निमेटोड्स के। ऐसे नाम है कि बस पढ़ो फिर भूल जाओ, फिर याद करो फिर भूल जाओ, फिर याद करो फिर भूल जाओ। थोड़ा बड़ा लिखूं? स्टरनेमेटिडी, टिड्डी नहीं है, कुल का नाम है नेमेटिडी। अभी क्या है देखो, धान में तना छेदक, मक्का में तना छेदक, गन्ने में तना छेदक, और वही जो अपन ने आगे लिखे ना, वो सारे भेदक और छेदक कीटों को ये मारता है। तेरे पास तो लिखा है ना सब, तो डबल डबल पढ़ रहा है। बॉस ने भी पढ़ रखा है पहले से, पढ़ा के नहीं? सदा फर्स्ट बार छठी बैच में। और ये मजे ले रहा है पट्टा, एक पेज भर के दो दो तीन तीन जगह क्लास अटेंड कर रहा है। ये 6 से लेके 12 पेज तक अकेले ही पढ़ रहा है। ऐसी कॉपी जब करता है, उधर दे तेरी कॉपी। फिर कहाँ है? घर पे? झूठ बोल रहा है? पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या फीस होना चाहिए, फ्री में पढ़ा दूं मैं, शाम को आ जाना। चलो चले आगे। बस इसके नंबर कम आते हैं। कितने आ रहे हैं टेस्ट में? अच्छी रैंक आ रही? तू तो बंदा है, शुक्र है। इतनी इच्छा भी तो होना चाहिए। मेरे जैसे आदमी क्लास 3-3 घंटे रोज झेलना हो, कोर्स खत्म होने के बाद भी बड़ी बात। कुछ तो चुटकुले सुनने भी आता है, हो गया उसको बड़ा मजा आता। चले आगे अपन। अब लिखो, नोजेमा प्रजाति के प्रोटोजोआ का प्रयोग टिड्डे के नियंत्रण में किया जाता है। क्या लिखोगे? नोजेमा लिख पाओगे? 9 बजे माँ मत लिख लेना। नो जे मा प्रजाति के टिड्डे का प्रयोग, टिड्डे का नहीं, प्रोटोजोआ का प्रयोग टिड्डे के नियंत्रण में किया जाता है। ये अभी टिड्डी दल आई थी ना, तब बहुत हाईलाइट हुआ था माँ। फिर से बोलो, नोजेमा प्रजाति के प्रोटोजोआ का प्रयोग, नोजेमा में उलझे हुए हैं। नोजेमा किसका नाम है? प्रोटोजोआ का।
जैसे मलेरिया कैसे होता है? मच्छर से होता है? नहीं, प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पर मच्छर क्या काम करता है? उसको वाहक की तरह कार्य कर, काटता नहीं है, मच्छर लाख छोड़ जाता है। मच्छर की सूंड में दो हिस्से होते हैं, एक से तो खून चूसता, दूसरे से एक मटेरियल भर देता अपनी स्किन में। ऐसे तो खून निकलता नहीं है कभी, फिर उसी से खुजली चलती है, तो उसमें रहता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। चल, अब देखो मैं तुमको जादू दिखाता हूँ। ये तुमको कठिन लग रहा है ना? मैं दिखाता हूँ कठिन कैसे कहते हैं। तो भाई भाई 12वीं किताब दिखाता हूँ एक बार तुमको मैं। तुम्हारे पास नहीं है, मार्केट में खत्म हो गई, सरकार ने जितनी छापी थी सब बिक गई। अरे यार आजा यार प्लीज। तुम पढ़ते हो 12वीं किताब घर जाके? थोड़ी थोड़ी पढ़ा करो, 5-5 मिनट। अब मेरा वाला पढ़ो, पर उसको भी हल्का फुल्का 5-5 मिनट पढ़ते रहा करो। हालांकि इसमें से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल रहा हूँ, बांट दूंगा तुमको। अरे चल रहे भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है। देखो ये टॉपिक है, क्या है बेटा? जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण, है ना? की सामान्य जानकारी, बहुत सामान्य है ना? क्या लिखा हुआ है? कीटों एवं रोगों द्वारा फसलों की उपज में 10 से 100% तक की हानि हो सकती है। कितनी हो सकती है? मतलब पूरी फसल भी डैमेज कर सकते हैं। उपज में होने वाली कुल नुकसान का 26% कीटों से और 20% रोगों से। ऐसा अपन ने खरपतवार में डायरेक्ट ही लिख लिया है। लिखा कि नहीं लिखा? फिर इसकी बहुत लंबी चौड़ी है जो है भूमिका बनाई इन्होंने, है ना? फिर इनका कहना है कि कैसे कीटों और रोगों का नियंत्रण करना है। तो रीढ़धारी शिकारी जीव, जिसमें सांप, मेंढक, चींटी, है ना, ऐसे बहुत सारे जीवों का नाम लिख रखा है। फिर आगे अपन ने देखा परभक्षी कीट, है ना, जैसे क्राइसोपिड्स, ये मुलायम शरीर वाले कीटों को खाते हैं। 50,000 अंडे अंडे या सूंडियां प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। फिर इन्होंने और नाम भी लिख रखा है, देखो, कॉक्सिनल्ला। अब पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, देखे पढ़ो, मैं देखता हूं तुम्हारी हिंदी। पढ़ो, सप्तम पंक टेटा। फिर मिनोकाइल्स। तो इसलिए मैंने ये सारे नहीं लिखा है तुमको। इससे क्या होगा? मैं सब लिखवा दूंगा, पर दिक्कत क्या आएगी कि तुम जब पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे एक तो जो पढ़ने में ही नहीं आ रहा वो याद करने में तो बहुत ही मुश्किल मामला है ना? तो ये ज्यादा कठिन में से थोड़ा कम कम कठिन निकाल के अपन ने लिख लिया। इसमें से अभी तक इतने ज्यादा प्रश्न कभी पूछे नहीं गए, है ना? तो मैंने लिखवाया भी एक आध देश में, पर वो बात वही है, ढाक के 3 पार्ट। अपन ने खाली क्या लिखा? अंड परजीव्याव, और उसमें क्या लिखा? ट्राइकोगामा, है ना? फिर टिलोनोमस, अंड सूंडी परजीव्याव, सूंडी परजीव्याव, शंकु परजीव्याव, रस चूसक। फिर और भी है, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है यहाँ, इसमें देखो दिखते ही जाओ। ठीक है, अब लिखो तुम तो पादप उत्पादों का प्रयोग, क्या लिखेंगे?
टेढ़ा नियंत्रण हो गया ना, प्रोटोजोआ। अब पादप में किसका किसका प्रयोग करते हैं पहले बताओ। नीम का करते हैं और अरंडी का करते हैं और करंज का भी करते हैं, सीताफल का भी करते हैं। देखो अब जबरदस्ती नीम लिखा है, लिखा हालांकि क्या लिखा है, हमारे देश में नीम की पत्ती का प्रयोग अनाज भंडारण। 1959 में जर्मनी के कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि सूडान में नीम का एकमात्र ऐसा वृक्ष पाया गया जो असंख्य टिड्डियों के आक्रमण से भी बचा रहा। अच्छा, इसके पहले हमको कुछ नहीं जानकारी थी। नीम के 200 से अधिक प्रजाति के कीटों का नियंत्रण करती है। चल लिखा पादप उत्पाद, पहला नंबर लिखो नीम। अब नीम के जो है बहुत सारे उत्पाद है, अपने को देखना नीम में क्या क्या पाया जाता है। एक तो एजा डायरेक्टिन, इसका नाम क्या है नीम का, एजा डायरेक्टा इंडिका है ना, या एजा डायरेक्टिका इंडिका। इसमें एजा डायरेक्टिन नाम का एक एल्केलॉइड पाया जाता है जो बहुत तेज विष होता है और कई प्रकार के कीटों का नियंत्रण कर देता है। अब नीम के किन किन उत्पादों का प्रयोग किया जाता है उनको शॉर्टकट में लिखता है। जैसे उसने लिखा NSK, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट। नीम के जो फल आते हैं उनके अंदर जो निम्बोली, क्या बोलते हैं तुम उसको, उसके जो बीज होते हैं है ना, उसको उसका सत बनाते हैं, इसको कहते हैं NSK। क्या कहते हैं, अगर सत कैसे बनाते हैं, पानी में उबालते हैं तो उसके अंदर का जो रस है वो कहाँ जाता है, पानी के अंदर, इसको कहते हैं NSK। फिर एक होता है NLE, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, मतलब नीम की पत्तियों को पानी में उबाल के जो सत बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, NLE। एक होता है नीम ऑयल, नीम का क्या करते हैं, तेल निकालते हैं है ना। और चौथा क्या होता है, नीम की खली, तेल निकालने के बाद जो बच गया वो खली। तो चार उत्पाद नीम के प्रयोग होते हैं और वो इसको अंग्रेजी में लिखता है, इस कारण ये अपने को कभी कभी कठिन महसूस होते हैं। तुमने लिखा नीम का प्रयोग, पादप उत्पाद लिखा, नंबर 1 लिखो नीम। नीम में लिखो उत्पाद, उत्पाद का नाम क्या है बेटा, NSKE, NSKE। क्या लिखेंगे इसमें, नीम के बीज का सत, है ना। ताजी निम्बोली हो तो क्या करते हैं अपन, पानी में उबालते हैं। जो पुरानी वाली है उसका पाउडर बना लेते हैं, 3 से 8 माह पुराना 50 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में भिगो के रखना है। ये क्या कहलाएगा, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा लिखो NLE, ज्यादा लॉन्ग में मत लिखो, शॉर्टकट में ही लिखना है। पहला लिख लिया NSKE, बस दूसरा लिखो NLE, खाली फुल फॉर्म लिखना आपने को, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट यानी नीम की पत्ती का सत, नीम की पत्तियों का सत। तीसरा लिखो नीम का तेल, नीम ऑयल, नीम ऑयल यानी नीम का तेल। और चौथा लिखो नीम की खली। अब एक लाइन लिखो, 1 से 2 क्विंटल, 1 से 2 क्विंटल नीम की खली
प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में मिलाना चाहिए। मृदा में मिलाना चाहिए। इससे कौन से कीटों का नियंत्रण होता है बेटा? भूमिगत कीटों का नियंत्रण। कौन से कीटों का? हाँ, अच्छा। फिर लिखो 10% निम्बोली। निम्बोली किसको कहते हैं बेटा? नीम के बीज। 10% निम्बोली या नीम की पत्ती का सत। 10% निम्बोली या नीम की पत्ती का सत मक्का एवं ज्वार में तना छेदक एवं चने में फली छेदक के नियंत्रण के लिए छिड़का जाता है। मक्का एवं ज्वार में तना छेदक एवं चने में फली छेदक के लिए छिड़का जाता है। फिर लिखो दूसरा नंबर, करंज। करंज का नाम क्या है बेटा, वैज्ञानिक नाम? पोंगामिया पिन्नाटा। क्या नाम है? लिख लो, पोंगामिया पिन्नाटा। हाँ, पोंगामिया पिन्नाटा किसका नाम है? हाँ, पहले लिखो करंज, फिर उसका वैज्ञानिक नाम पोंगामिया। पोंगा पंडित होता है ना, ऐसे ही पोंगामिया पिन्नाटा। पिन्नाटा। कैसे सुपरवाइजर बनोगे रे तुम यार? है मतलब कोई भी चीज ऐसी जो जिंदगी में कभी नहीं सुनी। पोंगामिया पिन्नाटा। लिखो धान के कीटों का नियंत्रण। क्या लिखोगे? धान के कीटों का नियंत्रण। धान के कीटों का नियंत्रण। अगला लिखो सीताफल। अभी खाए होंगे ना सीताफल तुमने दिवाली पे। इसका रस दीमक इसका रस दीमक का नियंत्रण करता है। इसका रस दीमक का नियंत्रण करता है तथा दलहनी फसलों के भंडारण में दलहनी फसलों के भंडारण में तथा दलहनी फसलों के भंडारण में इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तुमने देखा पुराने जमाने में लोग गेहूं के अंदर नीम की पत्तियां डाल देते थे। अभी भी डालते हैं। हाँ, उससे क्या होता है? भंडारण के कीट नहीं लगते। वैसे ही दलहनी फसलों में किसकी डालते हैं? सीताफल की। फिर लिखो लहसुन। 2% लहसुन के घोल के प्रयोग से। कितने प्रतिशत? 2% लहसुन के घोल के प्रयोग से रस चूसक कीटों का
नियंत्रण होता है। इसके अलावा क्राइसेंथेमम, ये तो लिख पाओगे तुम? ये भी नहीं लिख पाओगे? इसके अलावा क्राइसेंथेमम, हाँ गुलदाउदी है ना, क्राइसेंथेमम सिनरेरिफोलियम से क्या बनता है? पायरेथ्रम। इसके अलावा क्राइसेंथेमम, इससे क्या बनता है बेटा? लिख लो, ये भी प्रश्न आ सकता है। क्राइसेंथेमम से क्या बनता है? पायरेथ्रम। एवं तंबाकू का प्रयोग भी कीट नियंत्रण में किया जाता है, या जैविक कीट नियंत्रण में किया जाता है। क्राइसेंथेमम एवं तंबाकू का प्रयोग भी जैविक कीट नियंत्रण में किया जाता है। लिखा? अब लिखो, अरंडी की खली में रिसिन पाया जाता है जो भूमिगत कीटों के नियंत्रण के लिए लाभदायक है। देखा ऐसा तुमने पहले कभी? अरंडी की खली में रिसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिसिन पाया जाता है। रिसिन, ऋषि मुनि वाला रिसिन, जो भूमिगत कीटों के नियंत्रण में सहायता करता है। अरंडी की खली में रिसिन पाया जाता है जो भूमिगत कीटों के नियंत्रण में सहायता करता है। और हेडिंग डालो प्रपंच, ये अपन कल पढ़ेंगे। क्या लिखोगे? प्रपंच।